वंश का मुंह तर जाता है। उसकी बात सही है। हमें से कोई भी एक हमेशा उसके साथ नहीं रह पाता है। वो बच्चा है, यहाँ रहना उसके लिए मुश्किल ही होगा, लता देवी कहती है। और शायद इसीलिए आजकल कुछ अलग तरह की बातें करता है। मैं जानता हूँ माँ, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी भी ऐसी है। गौतम भी ये बात मुझे मन से कहता है। अपने बच्चे का उतरा चेहरा उसको भी खटकता है। कुछ देर बाद गौतम ड्राइव कर रहा होता है। तभी गौतम का फोन बजता है और वो कॉल स्पीकर पर रिसीव करता है। सामने से जो जानकारी उसे मिलती है, उसे सुनते ही वो कार तुरंत ही सड़क के किनारे रुकता है। हेलो मिस्टर गौतम, आपका बेटा भाग गया है। गौतम के कानों से जैसे ही ये बात टकराई, वो तुरंत अपनी कार लेकर अस्पताल की तरफ रवाना हो गया था। क्या विवान अपने कमरे में नहीं है? गौतम को अस्पताल से ये खबर सुनकर झटका लगता है। उधर वंश बचते बचाते अस्पताल के कॉरिडोर से निकल रहा था। वो जानता था कि उसके भागने की खबर पूरे अस्पताल में फैल चुकी है। तभी वंश की नजर सामने से आते हुए कंपाउंडर्स पर पड़ती है, जो उसे ही ढूंढ रहे थे। उन्हें दिखते ही वंश वहां रखे एक स्ट्रेचर के नीचे छप जाता है, जिस पर कपड़ा पड़ा हुआ था। दोनों कंपाउंडर उसे आवाज लगाते हुए वहां से निकल जाते हैं। तभी वहां एक नर्स आती है और स्ट्रेचर को खींच कर ले जाने लगती है। नर्स की नजर जैसे ही स्ट्रेचर के नीचे छुपे वंश पर पड़ती है, नर्स उसे देखते ही चिल्ला कर कहती है, अरे तू तो वही अफलातून बच्चा है ना जिसको सब ढूंढ रहे हैं। स्ट्रेचर के नीचे छुपता है। तुम बहुत शैतान हो, इधर आओ, भागना नहीं। वंश नीचे बैठा हुआ कुछ पल नर्स को देखता रहता है, लेकिन जैसे ही वो उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है, वंश उछलकर दूसरी दिशा में भागने लगता है। नर्स गला फाड़ कर चिल्लाती है, कंपाउंडर कंपाउंडर, इधर आओ, छोकरा इधर है। दोनों कंपाउंडर जब तक वहां आते हैं, तब तक वंश अस्पताल के कॉरिडोर से बाहर निकलकर ग्राउंड में पहुंच चुका होता है। दोनों कंपाउंडर उसके पीछे भागते हैं। वंश काफी थक गया था और अब हाफते हुए बाहर रखे गमले के पीछे छुप जाता है। दोनों कंपाउंडर जाकर इधर उधर देखते हुए दूसरी दिशा में निकल जाते हैं। वंश अपने सीने पर हाथ रखकर चैन भरी सांस लेते हुए खुद से बोलता है, थैंक गॉड बच गया। पर मैं मेन गेट से जाऊंगा तो जरूर पकड़ा जाऊंगा। मुझे कुछ और तरीका सोचना होगा। तभी अचानक वंश की नजर गमलों से कुछ दूरी पर खड़े लॉन्ड्री मैन पर पड़ती है। लॉन्ड्री मैन के सामने ही एक बड़ी सी ट्रॉली रखी है, जिसमें उसने अस्पताल के बहुत सारे कपड़े भर रखे हैं। लॉन्ड्री मैन फोन पर किसी से झगड़ा कर रहा था। वो जैसे ही बात करता हुआ थोड़ी दूर जाता है, तभी वंश दौड़कर कपड़ों से भरी ट्रॉली में कूद जाता है और खुद को कपड़ों के ढेर में छिपा लेता है। कुछ देर बाद लॉन्ड्री मैन अपनी ट्रॉली घसीटते हुए अस्पताल से बाहर ले जाकर एक बड़ी सी वैन के सामने रुकता है और एक एक करके ट्रॉली से कपड़े निकालकर वैन में डालने लगता है। अंतिम बार कपड़े उठाने के लिए जैसे ही लॉन्ड्री वाला अपना हाथ ट्रॉली में डालता है, तो अपनी ट्रॉली में एक बच्चे को देखकर घबरा जाता है। लॉन्ड्री वाला चिल्लाता है, अरे बाप रे, कौन है तू? इस पर वंश मुस्कुराते हुए जोर से कहता है, इंसान का बच्चा अंकल, थैंक्स फॉर द लिफ्ट। इतना कहकर वंश उछलकर बाहर कूदता है और सड़क पर ही भागने लगता है। लॉन्ड्री वाला चिल्ला चिल्लाकर कंपाउंडर्स को आवाज लगाता है। कंपाउंडर वंश को पकड़ने के लिए उसके पीछे सड़क पर ही दौड़ने लगते हैं। दौड़ते दौड़ते जैसे ही वंश पलटकर उनकी तरफ देखता है, अचानक वो किसी आदमी से टकरा जाता है। वो आदमी वंश को कसकर पकड़ लेता है। वंश जैसे ही अपना चेहरा ऊपर उठाता है, तो देखता है कि वो आदमी कोई और नहीं, बल्कि उसका बाप गौतम है। थोड़ी देर बाद वंश एक बार फिर से अस्पताल के रूम में होता है। गौतम उसे डांटते हुए कहता है, व्हाट इज दिस बिहेवियर विवान? मैंने बोला था ना कि जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते, तब तक तुम अस्पताल से नहीं जा सकते। वंश रोकर चिल्लाते हुए कहता है, मैं यहाँ बोर हो गया हूँ, मुझे और नहीं रहना यहाँ, मुझे घर जाना है। इस पर गौतम उसे घूरते हुए कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं बेटा, घर जाने से पहले तुम्हारा पूरी तरह ठीक होना जरूरी है, और ये बात मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ। दैट्स इट। इतना कहकर गौतम पलटता है और पीछे खड़े डॉक्टर से कड़े शब्द में कहता है, ये किस तरह का मैनेजमेंट है आपका? छोटा बच्चा आपकी आंखों के सामने से भाग गया, अगर सड़क पर कोई दुर्घटना हो जाती तो? डॉक्टर अपना माथा पकड़कर कहता है, आई एम रियली सॉरी मिस्टर गौतम। वहीं दूसरी तरफ दादाजी हंसते मुस्कुराते हुए किचन में काम कर रही अंजलि के पास जाकर उससे कहते हैं, तूने कुछ खाया तो नहीं ना सुबह से?
अंजलि कहती है, नहीं अभी तक तो नहीं खाया दादाजी, बस नाश्ता बन ही रहा है, फिर खाऊंगी, बहुत जोर की भूख लगी है। दादाजी डांटते हुए कहते हैं, पागल हो गई है, तू आज कुछ भी नहीं खा सकती, ना ही पानी पी सकती है, तुझे पूरे दिन आज भूखे प्यासे रहना है। अंजलि को दादाजी की बात समझ नहीं आती। वो कहती है, लेकिन दादाजी मैंने ऐसी क्या गलती की है जो मुझे ये सजा मिल रही है? दादाजी हंसते हुए कहते हैं, सजा नहीं है, आज करवा चौथ है ना, तो करवा चौथ का व्रत एक सुहागन होकर तू नहीं करेगी तो फिर कौन करेगा? अंजलि को फिर से ऐसा फील आता है कि वो अब फिर से दादाजी की बातों में फंसने वाली है। वो शौक होकर पूछती है, आज करवा चौथ है? तो मेरे गौतम के लिए करवा चौथ का व्रत रखेगी ना बेटा? जैसे ही दादाजी ने ये बात कही, अंजलि के सारे पुराने जख्म एक बार फिर हरे हो गए थे। गौतम भी अब तक अस्पताल से घर वापस आ गया था। गौतम नजर बचाते हुए दादाजी की तरफ मुस्कुरा कर कहता है, दादाजी आजकल के मॉडर्न जमाने की लड़कियां करवा चौथ का व्रत कहाँ रखती हैं? इस पर दादाजी गुस्से में कहते हैं, जमाना कोई भी हो, पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखना पत्नी का धर्म है और मुझे अपनी अंजलि पर पूरा यकीन है कि वो अपना धर्म पूरी तरह निभाएगी। अंजलि सहमी नजरों से दादाजी की तरफ देखती है। दादाजी मुस्कुराते हुए फिर से उसके सर पर हाथ फेरते हुए उससे बोलते हैं, रखेगी ना गौतम के लिए करवा चौथ का व्रत बेटा? अंजलि मुस्कुराते हुए कहती है, जी दादाजी। तभी अचानक खिड़की के पास खड़ी हुई रिया तेज कदमों से चलती हुई अंदर आती है और मुस्कुराते हुए ताली बजाकर दादाजी से कहती है, अरे दादाजी, आपने मेरी दीदी को हल्का समझाया क्या? अब जिस मकसद के लिए दीदी आई है वही पूरा नहीं होगा तो भला कैसे चलेगा? क्यों दीदी? रिया की इस हरकत पर गौतम और अंजलि बेहद घबरा जाते हैं। गौतम को ऐसा लगता है कि जैसे आज रिया दादाजी के सामने उनका राज खोल कर ही रही थी। रिया सामने खड़ी दोनों की तरफ घूरते हुए मुस्कुरा रही थी। तभी दादाजी माथे में बल डालकर रिया की तरफ घूमते हुए पूछते हैं, क्या कहना चाहती है रिया? किस मकसद से आई है अंजलिया? बताओ हमें। रिया मुस्कुराकर जवाब देती है, मैं तो सोच रही थी ना बताऊं, लेकिन जब आप इतना इंसिस्ट कर रहे हैं दादाजी, तो अब तो बताना ही पड़ेगा कि मेरी दीदी यहाँ क्यों आई है, क्या है उनका मकसद। अंजलि और गौतम दोनों की सांस गले में अटक गई थी। तभी अचानक रिया मुस्कुराते हुए बोलती है, अरे दादाजी, अंजलि दीदी का भी वही मकसद है जो हर पत्नी का होता है, अपने पति के लिए हर साल करवा चौथ का व्रत रखना, दिन भर भूखे रहना, पूजा करना और पति की सलामती के लिए प्रार्थना करना, है ना दीदी? यही मकसद है ना तुम्हारा दीदी? अंजलि खामोशी रहती है। दादाजी के जाने के बाद गौतम रिया पर चिल्लाते हुए कहता है, ये क्या बदतमीजी है रिया? दादाजी के सामने ये क्या हरकतें कर रही थी तुम? रिया अपनी आंखें घुमाते हुए कहती है, मुझसे पूछते हो मैं क्या कर रही थी? तुम खुद से पूछो, तुम क्या कर रहे हो? दादाजी की तबीयत के नाम पर तुम्हारा जो मन आ रहा है किए जा रहे हो। मेरे सारे हक एक एक करके मेरी आंखों के सामने तुम इसे दिए जा रहे हो। क्या मैं चुप बैठी देखती रहूं? गौतम रिया का हाथ पकड़कर खींचते हुए कहता है, ये क्या बचपना लगा रखा है तुमने? रिया उसकी आंखों में घूरते हुए कहती है, अच्छा मैंने बचपना लगा रखा है और अब वो तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत भी रखेगी। तभी अंजलि दूर से ही थोड़ा ऊंची आवाज में कहती है, मुझे किसी के लिए कोई व्रत रखने की जरूरत नहीं है और ना ही मैं करवा चौथ का व्रत रखने वाली हूँ। इस पर गौतम पलट कर अंजलि से कहता है, ओके अंजलि, मैं भी नहीं चाहता कि तुम व्रत रखो, बस ऐसा दिखाना दादाजी के सामने कि तुमने व्रत रखा है। अंजलि ये सुनकर खामोश हो जाती है। गौतम समझ जाता है कि उसकी खामोशी ही उसकी हाँ है। तभी अचानक वहां खड़ी रिया ड्रामा करते हुए रोने लगती है। ये देखते ही गौतम दौड़कर दरवाजा बंद करते हुए कहता है, अब ये क्या ड्रामा कर रही हो? तभी रिया अपने आंसू पोंछकर कहती है, तुम्हें ये ड्रामा लगता है? मैंने तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखा है, तुम्हें उसकी कोई परवाह नहीं है। अंजलि खामोशी से रिया का ड्रामा देख रही है। गौतम गुस्से में रिया का हाथ पकड़कर झटकते हुए आश्चर्य से पूछता है, क्या तुमने करवा चौथ का व्रत रखा है? और गॉड सेक रिया, आज से पहले तो तुमने कभी व्रत नहीं रखा। इस पर रिया सुबकते हुए गौतम और अंजलि की तरफ घूरते हुए दरवाजा खोलकर चुपचाप बाहर चली जाती है।
गौतम पलटकर अंजलि से कहता है, इसकी हरकतों को इग्नोर करना अंजलि। और देखो, तुम पर व्रत रखने का कोई दबाव नहीं है, बस तुम्हें दादाजी के सामने थोड़ा प्रिटेंड करना है। अंजलि कहती है, ओके, कर लूंगी। वैसे रिया क्या करती है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तुम बाहर जाओ, मुझे थोड़ी देर आराम करना है। गौतम कुछ देर अंजलि को ऐसे ही देखता रहता है। फिर वो टेबल से दवा उठाकर अंजलि को दवा खाने के लिए कहता है। अंजलि दवा उसके हाथ से लेकर बोलती है, मैं दवा ले लूंगी, अब तुम जाओ। गौतम इसकी बात कुछ नहीं कहता और चुपचाप कमरे से निकल जाता है। उसके जाते ही अंजलि अपनी दवा रैपर से बाहर निकालती है और उसे बराबर में रखे डस्टबिन में डाल देती है। हालांकि उसके पैर में तेज दर्द हो रहा था। कुछ देर बाद गौतम ऑफिस जाने के लिए अपने रूम में तैयार हो रहा था कि तभी नौकर रामू उसके लिए जूस लेकर आता है। नौकर गौतम की तरफ जूस का ग्लास करते हुए कहता है, सर, आज आपने नाश्ता नहीं किया सुबह से, ऑफिस जा रहे हैं, कम से कम जूस तो पी लीजिए। गौतम अपने जूते के फीते बांधते हुए मुस्कुराकर रामू काका से कहता है, आज काम का बहुत प्रेशर है रामू काका, कुछ खाने का मन नहीं है, भूख लगेगी तो मैं ऑफिस में ही कुछ खा लूंगा। ये सुनकर रामू मुस्कुराकर मजाकिया अंदाज में कहता है, कमाल है, आपने नाश्ता नहीं किया, आप जूस भी नहीं पी रहे हो। मैंने सुबह से आपको पानी तक पीते नहीं दिखा, कहीं आपने भी करवा चौथ का व्रत तो नहीं रख लिया है। रामू काका की इस बात पर गौतम भी खुद को हंसने से रोक नहीं पाता है। वो मुस्कुराते हुए बोलता है, अरे रामू काका, आप भी क्या मजाक करते हैं, आज के दिन का व्रत औरतों का होता है, मर्दों का नहीं। बाहर जाकर गौतम अपनी कार में बैठ ही रहा था कि तभी दादाजी पीछे से चिल्लाकर उसे आवाज लगाते हुए बोलते हैं, कहाँ जा रहे हो गौतम। दादाजी की आवाज सुनकर लॉन में बैठी लता और रिया भी उन्हें पलटकर देखती है। गौतम मुस्कुराते हुए दादाजी से कहता है, ऑफिस जा रहा हूँ दादाजी, बहुत काम है। दादाजी अकड़ कर कहते हैं, नहीं, आज तुम कहीं नहीं जाओगे, आज अंजलि बहू का व्रत है, तुम दिन भर यहीं रहकर उसकी देखभाल करोगे और दोपहर में पूजा भी तो है। तुम्हें अंजलि को पूजा के बाद लाल चुन्नी उड़ाकर जीवन भर उसकी रक्षा करने का वचन भी तो देना है। गौतम हंसते हुए आश्चर्य से पूछता है, क्या लाल चुन्नी। दादाजी उसे घूरते हुए प्यार से कहते हैं, भूल गए बेटा, यह हमारे खानदान की पुरानी रीत है। दूर बैठी रिया लता की तरफ सवालिया नजरों से देखती हुई कहती है, मम्मी जी, अब ये कौन सी रीत है। लता मुस्कुराकर अपनी आंखें घुमाते हुए कहती है, तू व्रत रखे तो तुझे पता होना बेटा, ये हमारे खानदान की एक पुरानी परंपरा है जिसमें करवा चौथ के दिन पति ये रस्म निभाते हैं। ये सुनकर रिया सोच में पड़ जाती है। वो मुस्कुराते हुए लता से कहती है, फिर तो आज बहुत मजा आने वाला है मम्मी जी। लता उसका इशारा समझ नहीं पाई थी। दोपहर में रिया गौतम के पास जाकर उससे झगड़ते हुए कहती है, तुम हर हालत में सबके सामने मुझे ही चुन्नी उड़ाओगे और ये मेरा आखिरी फैसला है। गौतम रिया को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुनती। इसके अलावा रिया गौतम से एक और बड़ी अजीब सी शर्त रखते हुए कहती है, और मैं चाहती हूँ कि जब ये रस्म तुम निभा रहे होगे तो उस समय कमरे में अंजलि भी होनी चाहिए, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं खुद दादाजी के सामने अंजलि को एक्सपोज कर दूंगी। गौतम और अंजलि को मजबूरी में रिया के सामने घुटने टेकने पड़ गए थे। दादाजी रिया को ना पहचान पाए, इसलिए गौतम ने एक अलग ट्रिक निकाली थी। रिया को अंजलि के कपड़े पहनाकर और उसके पैर पर गरम पट्टी बांधकर अंजलि की जगह बेड पर बिठा दिया गया था और अंजलि को एक नौकरानी के कपड़े पहनकर नौकरों के बीच में खड़ा कर दिया गया था। लता भी वहीं मौजूद थी। दादाजी जब कमरे में आते हैं तो रिया अपने चेहरे पर लंबा सा घूंघट डाल लेती है। दादाजी गौतम को चुन्नी देते हुए कहते हैं, ले बेटा, अंजलि को ये लाल चुन्नी उड़ा और उसके सर पर हाथ रखकर कसम खा कि तू जीवन भर उसकी रक्षा करेगा। गौतम सभी के सामने अंजलि बनकर बैठी हुई रिया को चुन्नी उड़ाकर उसके सर पर हाथ रखता है। नौकरों की भीड़ में खड़ी अंजलि ये सब चुपचाप खामोशी से देखती रहती है। तभी रिया अपना पल्लू उठाकर अंजलि की आंखों में देखकर दूर से ही मुस्कुराती है। गौतम रिया की हिफाजत करने का प्रण लेने ही वाला था कि तभी अचानक अंजलि को चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती है। अंजलि के फर्श पर गिरने से सभी का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित होता है।
गौतम देखता है कि अंजलि के चेहरे से पल्लू हट गया है और दादाजी उसी की तरफ बढ़ रहे हैं। गौतम की धड़कनें तेज हो रही हैं। वो कुछ सोचे इसके पहले ही दादाजी लगभग अंजलि के पास पहुंच गए थे। दादाजी अंजलि के सर के पास आकर खड़े हो जाते हैं और उसका चेहरा देखते हैं। गौतम अपना सिर पकड़कर वहीं बैठ जाता है। रिया कहती है, हे भगवान, दादाजी ने अंजलि को देख लिया, अब क्या होगा? लता देवी भी ठीक दादाजी के पास ही खड़ी है। उसके सर से भी पसीना टपकने लग जाता है क्योंकि दादाजी को पता लग चुका है कि अंजलि यहाँ है और वहाँ रिया के साथ रस्म को पूरा किया जा रहा है। तभी दादाजी कहते हैं, रामू, ए रामू। रामू दादाजी के पास जाता है और पूछता है, जी दादाजी। दादाजी पूछते हैं, मेरा चश्मा लाकर दे जरा, दिखाई नहीं दे रहा है कौन गिर गया है। ये सुनते ही गौतम, रिया, लता की सांस में सांस आती है। लता फौरन बोल पड़ती है, अरे बाबूजी, आप तो गौतम के पास जाइए, हम देख लेंगे इसे। अपनी नौकरानी बबीता का पैर फिसल गया है, बस और कुछ नहीं। अच्छा अच्छा, ध्यान से चला करो जरा, पर तो मेरा चश्मा तो ला ही दे रामू। इतना बोलते हुए दादाजी फिर से पलटकर चले जाते हैं। लता देवी अंजलि को पानी पिलाकर उठाती है। रात में चांद निकलता है। दादाजी के कहने पर अंजलि गौतम के साथ छत पर जाती है। रिया भी साथ में जाती है। ज्यादा बुजुर्ग होने की वजह से दादाजी छत पर खुद न जाकर बाकी सबको भेज देते हैं। रिया, जो कि व्रत रखने का सिर्फ ड्रामा कर रही थी, सज धज कर तैयार होती है। दिया जलते ही पूजा पाठ होता है। रिया छन्नी से चांद को देखती है और फिर गौतम का चेहरा देखती है। उसके हाथ से पानी पीती है, फिर उसके हाथ से मिठाई खाती है। रिया ये जानबूझकर आज बढ़ा चढ़ाकर इन चीजों को कर रही थी क्योंकि उसे पहले मौका मिला था जब वो अंजलि को ये एहसास करवा सकती थी कि गौतम अभी भी रिया का ही है। इस पर सिर्फ और सिर्फ रिया का हक है, किसी और का नहीं। वो अंजलि को अपना मोबाइल फोन देती है और उसे जबरदस्ती रिया और गौतम के कुछ रोमांटिक फोटोज क्लिक करने को कहती है, जिसमें कुछ फोटोज में वो गौतम को गाल पर किस भी करती है। वो अपनी तरफ से अंजलि को अंदर तक चलाने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। लता देवी भी ये सब देखकर बहुत खुश होती है। अंजलि रात में दादाजी के सोने के बाद होटल जाने के लिए तैयार हो जाती है। गौतम भी अंजलि को होटल छोड़कर आने के लिए तैयार हो जाता है। रामू काका आकर कहते हैं, सर आप खाना तो खा लीजिए, सुबह से ना जूस पी रहे हैं, ना खाना खाए हैं, ना टिफिन में कुछ। कहीं आप भी रिया मैडम के लिए करवा चौथ का व्रत तो नहीं रख लिया आज? इतना बोलकर हंसते हुए रामू काका वहां से निकल जाते हैं, लेकिन अंजलि बात को समझ जाती है। दोनों होटल जाने के लिए कार में बैठते हैं और अंजलि कहती है, इतना तो जानती हो कि रिया के लिए ये व्रत नहीं रखा है तुमने, तो बताओ फिर किसके लिए रखा है? गौतम कुछ नहीं बोलता है, कार चलाता रहता है। अंजलि फिर से पूछती है, बताना चाहती नहीं हो या बताने की हिम्मत नहीं हो रही है, इसके लिए रखा तुमने व्रत? गौतम अंजलि की आंखों में देखता है, तुम अगर ये समझ रही हो कि तुम्हारे लिए रखा है तो बिल्कुल नहीं। अंजलि फिर से पूछती है, तो फिर? गौतम कहता है, एक खूबसूरत रिश्ते में कुछ पुरानी गलतियां हुई हैं मुझसे, बस सोचा उन गलतियों का पश्चाताप ऐसे किया जाए और कुछ मिले ना मिले जिंदगी में, लेकिन ये सब करके मन में शांति मिलती है तो व्हाई नॉट। अंजलि गौतम को देखती रह जाती है। उसके मन में गौतम को लेकर आज बहुत सारी बातें चलने लगी थी। उसे मन ही मन ऐसा लग रहा था जैसे कुदरत की बनती चली जा रही इन सिचुएशंस में वो और गौतम धीरे धीरे काफी नजदीक आते जा रहे हैं। लेकिन अंजलि के मन में हमेशा की तरह सवाल फिर से दीवार बनकर खड़ा हो जाता है, लेकिन क्या ये रास्ता सही है?